एक सरकारी जॉब के एस्पिरेंट होने के नाते, एक एसएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपको ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि जिस जॉब के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, एक तो बड़ी लंबी लिस्ट है, जितनी भी उसमें डिपार्टमेंट्स हैं, उसमें हम लोग बड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं कि क्या मेरी ड्रीम जॉब होनी चाहिए। हमें ये तो पता है कि जॉब सारी अच्छी हैं, ठीक है? और मैं यहाँ पे इस वीडियो में अपने पर्सनल आपको जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया अपने सीनियर्स और जूनियर से बात करके और दूसरे डिपार्टमेंट्स के भी जो मेरे कलीग्स हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत मेरी बातचीत जो हुई, उसके बिना पे मैं आपको ये जानकारी दूँगा, जो मुझे लगता है एक एस्पिरेंट को ज़रूर होनी चाहिए। मैं आपको फिर से एक बात बता दूँ कि मेरा नाम अतुल गोयल है और मैं इस समय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में कार्यरत हूँ एज़ एन इंस्पेक्टर सीजीएल 19 के अटेम्प्ट के थ्रू। ये मेरा पहला अटेम्प्ट था और मैं इसके बाद मैथ्स भी पढ़ाने लगा। मैथ्स की तैयारी मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए करने लगा। बट मैं सोचा कि यार एक अटेम्प्ट हुआ है, तो क्यों ना एक और अटेम्प्ट दिया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से भी अच्छे डिपार्टमेंट्स हो सकता हों सीजीएल के थ्रू और मेरी जॉब जो है हो सकता हो और बेहतर हो। तो कुछ दिन पहले सीजीएल की नोटिस आई और मैंने फॉर्म देखा और अभी फॉर्म भरे भी जा रहे हैं। बट जब से मेरी जॉइनिंग हुई और जितने भी एक्सपीरियंसेस मैंने गेन किए, उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं अब एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम नहीं दूँगा, जो भी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था वही मेरा लास्ट अटेम्प्ट। अब आप लोग के मन में ये ज़रूर शंका आ रही होगी कि यार डिपार्टमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, जिसमें आप जॉइन कर सकते हो। उसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, जिसमें आप एएसओ के रूप में जॉइन कर सकते हो या और भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें एक्साइज़ हो गया, प्रिवेंटिव ऑफिसर हो गया, एग्ज़ामिनर हो गया या ईडी में भी आजकल जो असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर हैं, वो काफ़ी सोशल रिस्पेक्ट और काफ़ी सैटिस्फैक्शन वाली जॉब्स हैं। तो क्यों नहीं आप इसके लिए अटेम्प्ट दे रहे हो? क्योंकि मेरी लगभग-लगभग मैथ्स की तैयारी तो पूरी है और रीजनिंग और इंग्लिश की बात करें तो वो भी काफ़ी ईज़ी होता है अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो उसमें ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करनी पड़ती है। बचा जीए तो उसमें आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बट ओवरऑल अगर आप देखें तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता है सेकंड अटेम्प्ट में अगर आपका फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा है तो। तो क्या वजह ऐसी रही कि मैं इन सारे डिपार्टमेंट्स में नहीं जा रहा हूँ? एक मैं आपको मेन वजह बताऊँगा। अगर आप सोच रहे हैं कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर की मैं आपको सारी डिटेल्स आज बताऊंगा तो ये वीडियो उस बारे में नहीं है। ये वीडियो केवल इस बारे में है कि सीजीएल का नेक्स्ट अटेम्प्ट मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में बने रहने की मेरी मेन वजह क्या है ना? और ये फ्रेशर्स और एक्सपीरियंस दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो बंदा अंदर काम कर रहा है उसका एक्सपीरियंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए। उसके बाद आपके ऊपर है कि आप क्या डिसाइड करते हो। ठीक है, मैं आपको सही और गलत केवल गाइडेंस दे सकता हूँ अपने हिसाब से, बाकी सबकी अपनी अलग-अलग चॉइसेस होती है, उसके बारे में भी लास्ट में बात करेंगे। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं, मैं आपको डिटेल्ड एनालिसिस लेके आया हूँ कि क्या मेरी वजह है और क्या दिक्कतें आपको आ सकती हैं बाकी डिपार्टमेंट। तो आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने यहाँ पे इंडिया का मैप बनाया हुआ है और अब मैं आपको वो रीज़न बताने जा रहा हूँ जिस वजह से मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में ही कार्यरत रहना चाहता हूँ या मुझे सीजीएल की तैयारी करने की इच्छा नहीं जाग रही है किसी और डिपार्टमेंट में ज्वाइनिंग करने के लिए। वो सबसे बड़ा रीज़न है ट्रांसफ़र का। ठीक है, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की वो इस समय बेस्ट है ऑल ओवर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सीजीएल के अंडर। और यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मैंने कुछ डिपार्टमेंट्स के लोगो लगाए हुए हैं जो है इनकम टैक्स, एमईए, सीबीआईसी और ईडी। तो ये कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसकी वजह से मैंने सीजीएल की तैयारी शुरू की थी अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम और यही कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ज़्यादातर अगर 90% केसेस में देखें तो बच्चे इनको ड्रीम जॉब मान के सीजीएल की तैयारी करते हैं, है ना? और मैं आज भी मानता हूँ ये डिपार्टमेंट वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है। बट अगर ट्रांसफर पॉलिसी के केस की केवल बात करें तो इस समय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के कंपैरिजन इनसे नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। मान लीजिए जो ये 4 डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि इसमें फॉरेन पोस्टिंग होती है और इसको ना सेलेक्ट करने की वजह मेरी बस यही है कि एमईए में आप कुछ टाइम दिल्ली रहते हैं और कुछ टाइम बाहर की कंट्री में रहते हैं। आप इमेजिन कीजिए आपको स्टार्टिंग में मज़ा आएगा। मेरे शहर के ही एक बंदे भी एमईए में लगे हुए हैं एज़ एन एएसओ और वो हर दूसरे महीने या अगले महीने किसी ना किसी कंट्री जाते हैं किसी काम से सीनियर्स के साथ और फिर वहां से वापस आते हैं और फिर दूसरी कंट्री जाते हैं। आप अगर इसमें देखें तो लॉट ऑफ ट्रैवलिंग रिक्वायर्ड है, सब जगह का टाइम भी अलग अलग होता है टाइम जोन। और इसमें अगर आप देखें एक तरीके से तो आप अपनी फैमिली को नहीं लेके जा सकते हैं। गवर्नमेंट कोई भी ऐसी ट्रिप या जर्नी आपकी ऑफिशियल स्पॉन्सर नहीं करेगी जिसमें आप अपने फैमिली को भी लेके जा सकते हो फॉरेन। आपको अकेले ही जाना पड़ेगा, अपने सहपाठियों के साथ जाना पड़ेगा।
आप 3-4 बार तो आपको मजा आएगा फॉरेन में, बट अकेले आप सोचो, अगर आपको साउथ जाना पड़ जाए और अकेले कोई कहे आपसे कि आप घूमिए अलग अलग जगह, तो आप कितने दिन घूम लेंगे अकेले, कितने टाइम आपको मजा आएगा जब तक आपके दोस्त यार या आपकी फैमिली आपके साथ नहीं है। तो मेरा ये रीजन था कि मुझे एमईए नहीं जाना था, हालांकि ये बहुत अच्छी जॉब है और इसमें एएसओ की आपकी जॉब लगती है, जो कि मुझे जितना पता चला एज अ मोर ऑफ अ क्लरिकल जॉब है, जिसमें आपका कोई पावर से रिलेटेड या इन्फ्लुएंस से रिलेटेड कोई रोल नहीं रहता है, आपको केवल फाइल वर्क करना होता है, जो कि अलग डिपार्टमेंट्स में जिसमें एज एन इंस्पेक्टर आप लगते हैं, आपसे जूनियर्स वो काम करते हैं, है ना। तो ये मेरा एक रीजन था जो मुझे नेगेटिव इम्पैक्ट बनाया इसके लिए। उसके बाद मैं बात करूं इनकम टैक्स की और सीबीआईसी और ईडी की, तो इन सब में अभी ट्रांसफर की जो पॉलिसीज हैं उन्हें बंद कर दिया गया है, यानी कि आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, केवल कुछ स्पेशल या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केसेस ऐसे हैं जिसमें आप ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बट नॉर्मली आप अप्लाई नहीं कर सकते। और अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि मैंने साउथ के साइड कुछ लोगों को यहाँ पे बनाया हुआ है। आप मान के चलिए इनकम टैक्स में, जो कि अभी लास्ट टाइम जितना पता चला मुझे, 355 टोटल वैकेंसीज थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में। मैं एक डिपार्टमेंट को लेके चलता हूँ, इसमें करीबन जनरल की अगर लेके चलें तो 200 मान लेते हैं, 150 से 200 जनरल की वैकेंसी होगी। अगर आपकी रैंक विद इन 500 आती है सीजीएल में, तो मैं मान सकता हूं कि आप इसमें जा सकते हैं इनकम टैक्स में, है ना, एज एन इंस्पेक्टर। बट फिर भी अगर आपकी टॉप 50 में रैंक नहीं है, तो हो सकता हो आपको प्रिफर्ड जोन ना मिले, क्योंकि इसके काफी ज़्यादा मोर देन 10 जोन हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, और जिस भी जोन में आप अप्लाई करेंगे वहां पे ये चांसेस हैं कि आपको वो जोन हो सकता हो ना मिले, अगर आपकी रैंक अच्छी है या नहीं। तो मोस्टली साउथ में वैकेंसीज ज़्यादा होती हैं, 70% वैकेंसीज किसी भी डिपार्टमेंट की। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ डायरेक्ट टैक्सेस में भी या इन डायरेक्ट टैक्सेस में भी, प्रिवेंटिव ऑफिसर्स का तो आपको पता ही है, मेनली पोस्ट सारे साउथ में है या वेस्ट में है, तो 70% पोस्टिंग यही होती है। और अगर आपको इसके बाद अपने होम स्टेट ट्रांसफर लेना है तो ये बंद हो चुका है। अब आप सोचो कि यहाँ पे करीबन मान लेते हैं 200 का 70%, 140 लोग गए। अब इसमें से मोस्टली 120 से 130 लोग नॉर्थ के ही होते हैं, सब यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, मोस्टली जो सीजीएल से सिलेक्टेड होते हैं वो ये बंदे होते हैं। अब ये कोशिश करें कि मुझे यहाँ जाना है, इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ट्रांसफर रिक्वेस्ट भी डाल दी। तो आप सोचो कि जब ये ट्रांसफर रिक्वेस्ट डाल भी देते हैं तो डिपार्टमेंट से इन्हें क्या जवाब मिलेगा। अगर आप यहाँ से 120-30 लोग खाली कर देते हो, तो यहाँ पे जॉब करने के लिए काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज हो जाएंगी और पूरा वर्क हैम्पर हो जाएगा। और अगर आप होम स्टेट्स की तरफ भी गौर करें, जो कि यूपी राजस्थान का एरिया है, यहाँ पे भी काफ़ी सारी वैकेंसीज नहीं आती हैं, जो केवल रिटायरमेंट होते हैं वही वैकेंसी आपको डिपार्टमेंट में जल्दी मिलती है, कोई ऐसे छोड़ के नहीं जाता है इन सारे स्टेट्स में अपनी जॉब। तो ये चीज़ बड़ी मुश्किल है। अगर इसके अलावा मैं बात करूं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में अभी मैं एचपी सर्कल में हूं। एचपी सर्कल की अगर बात करूं तो इसमें टोटल इस टाइम 9 डिविजन्स हैं। यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्प्लिट कर दिया गया है इस मैप को, बट टोटल 9 डिवीजन है एचपी सर्कल में। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में क्या होता है, हर 3 साल में डिवीजन चेंज होता है। आफ्टर ट्रेनिंग आपको एक डिवीजन दे दिया गया, सपोज लाहौल एंड स्पीति मुझे अगर दे दिया गया एक डिवीजन, तो 3 साल मुझे यहाँ कार्यरत रहना है और उसके बाद मुझे दूसरे डिवीजन ट्रांसफर कर दिया जाए। अगर मैंने ट्रांसफर ले लिया डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, ठीक है, अगर मुझे चाहिए कि मुझे अपने होम स्टेट जाना है, मेरा होम स्टेट यूपी है, तो मैं इसके लिए आराम से 1 साल में एलिजिबल हो सकता हूँ। और जब मैं रिक्वेस्ट डालूंगा तो उसके बाद थोड़ा सा जल्दी मुझे हो सकता हो रिक्वेस्ट मेरी एक्सेप्ट कर ली जाए, और एक बार मैं अपने होम स्टेट चला गया तो उसके बाद मैं लाइफ टाइम के लिए अपने होम स्टेट रह सकता हूँ। ये सबसे बड़ा फायदा है, अगर मुझे एक बार यूपी मिल गया तो मैं लाइफ टाइम अपनी यूपी होम स्टेट में रह सकता हूँ। अभी आजकल इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम ऑल इंडिया होने लगे हैं, तो उसके बाद हो सकता हो कि मुझे यूपी में अगर वैकेंसी ना हो, जो कि 99% मिल जाती है यूपी में ही, तो मुझे बाहर भी कहीं मिल सकती है, बट वो काफ़ी 6 महीने या 1 साल भी अगर आप प्रमोशन के बाद किसी दूसरे स्टेट में चले गए, दूसरे सर्किल में चले गए, तो वापस होम स्टेट आ सकते हैं। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी ट्रांसफर की पॉलिसी में किसी और डिपार्टमेंट में है नहीं। मैं इसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा आपको नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करना चाहूँगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ट्रांसफर पॉलिसीज़ हैं, ठीक है। बट इसके अलावा आप समझ गए होंगे,
अगर मैं बात करूं, कोई बंदा है जिसे 3-4 साल तो बड़ा मजा आता है स्टार्टिंग में कि कोई भी स्टेट हम लोग ले लेंगे और वहां जॉब कर लेंगे, बट आप सोचो जब आप अपनी फैमिली स्टार्ट करते हैं और फैमिली स्टार्ट करने के बाद आपके बीवी हैं, बच्चे हैं, आप यहाँ पे साउथ में अगर पोस्टेड हो गए या कहीं वेस्ट में आप पोस्टेड हो गए, यहाँ से आपका जो होम स्टेट है इसमें आने में आपको साल में 2 या 3 बार मौके मिलेंगे। और कितनी दिक्कतें आपको होंगी जब यहाँ पे सारे लोग अननोन होते हैं, ना आपके कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन पाएंगे और ना आपको जॉब में वो सेटिस्फैक्शन मिल जाएगी। ये मेरा रीज़न है पर्सनल। हो सकता हो कि आपको वो सेटिस्फैक्शन दूसरी जगह भी मिल जाए, बट जितना मैंने फील किया सबसे ज़्यादा मज़ा होम स्टेट में ही आता है जॉब करने में। और एक बार आपका होम स्टेट मिल गया और इस तरीके से हर 3 साल में अगर आपको मूव किया जाएगा तो भी आपकी लाइजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी उस स्टेट में। और कभी भी आपको घर आना हो तो एटलीस्ट महीने में 1-2 बार आप आराम से वीकेंड पे घर आ सकते हैं। ये बात मैं क्लियर कर दूं, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में सैटरडे संडे ऑफ होता है मैक्सिमम, बट कभी कभी आपकी ड्यूटी लग सकती है वीकेंड पे, बट आप आराम से घर जा सकते हैं वीकेंड्स पे, ऐसी कोई भी मनाही इसमें नहीं। अब बात करते हैं ईडी की। ये एक डिपार्टमेंट बच गया था स्टार्टिंग में। ईडी में क्या ट्रांसफर पॉलिसीज हैं कि हर 3 साल में आपका स्टेट चेंज कर देंगे ना, ऐसा है। अगर मैं बात करूं जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं ऑल ओवर एसएससी सीजीएल के, तो मुझे इस समय सबसे ज्यादा अच्छा डिपार्टमेंट लगता है ईडी का, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का। बट इसकी ट्रांसफर पॉलिसी ही एक ऐसी है जो नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे दिमाग पे डाली। अब मैं सोचूं कि यार मैं जिसमें एज एन इंस्पेक्टर ऑलरेडी लगा हुआ हूँ, मैं वो सर्विस छोड़ के एग्जाम की तैयारी करके 2-3 साल और वेस्ट करूं और फिर मैं ईडी में चला भी जाऊं, अगर मैं टॉप 100 में आ जाता हूं तो मुझे ईडी मिलेगी। अगर मैं लास्ट टाइम की बात करूं 2021 की, तो केवल 5 सारी कैटेगरीज मिला के 5 पोस्टें थी ईडी की। तो टॉप 10 या टॉप 15 में ही ये सारी पोस्टें चली जानी है मेरे ख्याल से इस बार, जब 2021 का फाइनल रिजल्ट आएगा। अब सोचिए आप, 5 पोस्टें हैं ये, और इसमें टॉप 15 बच्चों में मुझे आना पड़ेगा। तो एक तो ये बड़ा टफ है सिलेक्शन। दूसरी चीज, हर 3 साल में अगर स्टेट चेंज हो रहा है, आप सोचो, आप पहले आपको दिल्ली दे दिया गया, दिल्ली से आपको मान लीजिए जम्मू भेज दिया गया, फिर वहां से आपको गुजरात भेज दिया गया, फिर वहां से आपको साउथ के कोई स्टेट भेज दिया गया, वहां 3-4 बार आपको अलग अलग स्टेट्स में ट्रांसफर मिला, फिर नॉर्थ ईस्ट भेज दिया गया। इस तरीके से अगर आपको भेजा जा रहा है तो फिर आप सोचो आपकी स्टेबिलिटी नहीं है। आपको 100% श्योर है कि आपको अपनी फैमिली को एक टाइम बाद अपने होम स्टेट में अपने घर वालों के साथ रखना पड़ेगा और आपको अकेले अलग रहना पड़ेगा, या आपको कोई और जगह उन लोग को रखना पड़ेगा। आप अपने साथ उन्हें नहीं रख सकते हो, हर बार आप ट्रांसफर नहीं ले सकते जब बच्चे के एजुकेशन शुरू हो जाते हैं। तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। और आपने यूट्यूब पे काफी सारी चीजें ऐसी देखी होंगी कि लोग इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की जॉब छोड़ के नेक्स्ट सीजीएल अटेम्प्ट देके टैक्स असिस्टेंट भी चूज करके अपने होम स्टेट चले जाते हैं, क्योंकि जूनियर कैडर में ट्रांसफर की पॉलिसीज काफी रिलैक्स्ड वे में है और आप आराम से एक जगह पे अपनी लाइफ काट सकते हैं। ये मैं आपको बता सकता हूँ ग्रुप सी के केस में। बट आपको जॉब भी अच्छी चाहिए, प्लस आपको होम स्टेट भी चाहिए, उस हिसाब से इस समय डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट सबसे बेस्ट है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा और आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। अब मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे मोटा मोटा कि क्या रीजन मेरा रहा। अब मैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की जो ट्रांसफर पॉलिसी है इसके बारे में जो की पॉइंट्स हैं वो आपको बताने की कोशिश। सबसे पहले इसकी एलिजिबिलिटी जो होती है वो 1 साल की ज्वाइनिंग के बाद आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने अगस्त 2021 में अगर ज्वाइन किया है, तो मैं अब अगस्त 2022 के बाद अप्लाई कर सकता हूँ, एलिजिबल हो जाता हूँ ट्रांसफर के लिए विद इन अदर सर्कल। अदर सर्कल का मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट भी, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन भी। अगर मैं थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूं तो एक स्टेट के अंदर अलग अलग डिवीजन होते हैं। जैसे कि मैंने बताया था एचपी के अंदर 9 डिवीजन्स हैं और एक स्टेट के अंदर एक ही सर्कल होता है। तो मैं अगर एक सर्कल से दूसरे सर्कल, अपने यूपी सर्कल अगर जाना चाहता हूं, तो मैं 1 साल बाद एलिजिबल हो जाता हूं। मैं अपनी ऑनलाइन रिक्वेस्ट आजकल डलने लगी है, तो मैं ऑनलाइन अप्लाई कर सकता हूं इस चीज के। अब इसकी दूसरी फैक्टर जो की पॉइंट है वो ये है कि इसकी वेटिंग पीरियड बड़ी कम होती है। अगर मैं अभी की आपको प्रेजेंट सिनेरियो की बात बताऊं तो 2021 तक की जितने भी वेटिंग रिक्वेस्ट थे इंस्पेक्टर कैडर के या उसके ऊपर के कैडर के, वो सारे ऑलरेडी फुलफिल्ड कर दिए गए हैं। और 2022 के अभी ट्रांसफर रिक्वेस्ट जो हैं वो अभी वेटिंग में है। तो वेटिंग इस तरीके की होती है, जैसे हो सकता हो आपकी 10-12 से वेटिंग स्टार्ट हो और धीरे धीरे करते, जैसे ट्रेन की रिजर्वेशन होती है, 3 पे गई, 2 पे गई, और फिर इस तरीके से धीरे धीरे करके 1 या 2 साल के अंदर ही आपको बुला लिया जाता है उस सर्किल पे जहाँ पे भी आपने अप्लाई किया है। ठीक है। अच्छा, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में दूसरी चीज क्या है
जब आप उस सर्कल में जाएंगे तो ये बात मुझे बताना ज़रूरी है कि आपकी सीनियरिटी लॉस हो जाती है। सीनियरिटी लूज होने की क्या मतलब है? यानी कि मान लीजिए आप जिस भी कैडर में हैं, आप मान लीजिए इंस्पेक्टर के कैडर में हैं और आपने यहाँ पे 2 साल ऑलरेडी लगा दिए और उसके बाद ट्रांसफर ले लिया। तो जब आपका प्रमोशन होना है, अगर आपने इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम नहीं दे रहे हैं और नॉर्मली प्रमोशन की गाइडलाइंस फॉलो करके आपका प्रमोशन होना है, तो जो भी टाइमलाइन है यहाँ पे इस डिवीजन में जो भी इंस्पेक्टर हैं, सर्किल में इंस्पेक्टर्स हैं, उसमें आप एज अ फ्रेशर काउंट किए जाओगे। ये 2 साल की सर्विस आपकी उसमें ऐड नहीं की जाएगी। इसे कहा जाता है कि आपने ट्रांसफर लेके अपनी इस सर्विस का बलिदान दे दिया, एक तरीके से ये समझ लीजिए। बट इसमें एक कैच ये है कि अगर आप इंटर डिपार्टमेंटल एग्जाम देते हैं LDCE, तो इसमें आप एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि अभी प्रपोजल भी दे दिया गया है। नॉर्मली 5 साल लगते थे लेवल 7 से लेवल 9 जाने पे, यानी कि इंस्पेक्टर से डायरेक्ट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे जाने पे। बट अभी प्रपोजल आया है तो उस हिसाब से मे बी अब 3 साल में ये एलिजिबिलिटी हो जाए। और अगर आप इंस्पेक्टर हैं और आपने 3 साल सर्विस कर ली है तो आप एग्जाम दे सकते हैं। ये एग्जाम देने के लिए आपके ये 2 साल भी काउंट होंगे। आपकी सैलरी पे कोई असर नहीं पड़ेगा, जिस रेट से वो बढ़ रही थी और जितनी भी इंक्रीज सैलरी थी उसी हिसाब से यहाँ भी चलती जाएगी। केवल एक ये नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। 99% केस में मैंने जो देखा है, लोग इसको कंसिडर नहीं करते हैं सीनियरिटी को, और वो अपने होम स्टेट चले जाते हैं। क्योंकि जितना लेट आप होम स्टेट जाएंगे उतना ही ज़्यादा आपको सीनियरिटी के इस पॉइंट की वजह से वहाँ पे नुकसान सहना पड़ेगा, और सब लोग आपके लिए नए रहेंगे। तो जितना जल्दी आप चले जाएं उतना अच्छा है ना। अब तीसरी चीज़ अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि डायरेक्टरेट की पोस्टिंग आपको मिल सकती है। यानी कि अगर आपने रिक्वेस्ट डाली कि दिल्ली में जो डायरेक्टरेट है हमारा पोस्टल डिपार्टमेंट का, वहाँ पे मुझे ज्वाइनिंग चाहिए, तो अगर वैकेंसी है वहाँ, तो वहाँ पे भी सीधे सीधे आपको पोस्टिंग मिल सकती है। ये आपको बाकी किसी भी जो इंस्पेक्टर कैडर की पोस्ट डिपार्टमेंट्स हैं, एक्साइज ले लीजिए, इनकम टैक्स ले लीजिए, उसमें डायरेक्टरेट जाने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा और अर्ली पीरियड में आपको बहुत मुश्किल है कि आपको डायरेक्टरेट में पोस्टिंग मिल जाए। बट अगर आप एज एन सुपरिंटेंडेंट प्रमोट हो जाते हैं डिपार्टमेंटल एग्जाम देके या वैसे भी, और आप रिक्वेस्ट डालते हैं कि मुझे डायरेक्टरेट जानी है, अगर वहाँ पे आपकी बात है किसी से और वैकेंसी है वहाँ पे जेन्युइनली, तो पक्का आपकी कंसिडर की जाएगी रिक्वेस्ट और आप वहाँ पे भी जा सकते हैं अंटिल फर्दर ऑर्डर्स, है ना। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ें हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में जो मुझे एक्स्ट्रा लगी कि आपको समझानी चाहिए। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की ट्रांसफ़र से ही रिलेटेड, कि आजकल इसका प्रोसेस काफ़ी तेज़ हो गया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि काफ़ी सारी डिपार्टमेंट्स में पहले भी ये होता आया था, तो अभी मुझे नहीं पता कि कितने साल बाद ये चीज़ रोक दी जाए। बट तब तक के जितने भी कैंडिडेट्स होंगे वो अपने होम स्टेट जा सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल ये सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, और मुझे लगता है अगले 5-7 सालों तक भी इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, क्योंकि इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। और अगर मैं बात करूं, काफ़ी गिने चुने ही इंस्पेक्टर्स होते हैं एक सर्कल में। जैसे कि यहाँ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे रफली अराउंड 40 इंस्पेक्टर्स हैं, और उससे सीनियर कैटेगरी में करीबन 40 के आसपास सुपरिंटेंडेंट, ASP या डायरेक्टर लेवल के लोग पोस्टेड हैं। तो इस वजह से इनकी जो ट्रांसफर्स है वो आराम से हो जाती है। और इन 80 में अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 4 या 5 को छोड़ के सारे अपने होम स्टेट के ही बंदे यहाँ पे लगे हुए हैं, है ना। तो आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इस वीडियो के थ्रू जरूर समझ में आया हो। और आप सभी को मेरी शुभकामनाएं, हमेशा की तरह आप अच्छे से तैयारी कीजिए और अपने गोल को एक एम बना लीजिए। अगर आप के पास कोई भी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और आप इस चीज़ से सहमत हैं कि आप किसी भी स्टेट में जा सकते हैं, बस आपको एक ही चीज़ है कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, या जो भी आपकी ड्रीम जॉब है, आपको लोकेशन से कोई मतलब नहीं है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से कोई मतलब नहीं है, ट्रांसफ़र की अगर बात करें केवल, तो फिर आपके लिए आप कोई भी जॉब में जाइए, आपके लिए सारी जॉब अच्छी है ना। बट अगर ट्रांसफ़र के केस के हिसाब से मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, तो इसको ज़रूर कंसिडर करके अपना एम बनाइएगा SSC में अगर आप जाना चाहते हैं। तो ये मेरी वजह थी कि मैं एग्ज़ाम नहीं देना चाह रहा हूँ। अगर मुझसे वीडियो में कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे थोड़ा-सा माफ़ कीजिएगा, है ना? और मैथ्स की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो मैं आजकल बड़े इम्पोर्टेंट PDFs और वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल दोनों से जुड़ के रहिए, आपके एग्ज़ाम में ये काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे। तो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया, और मैं फिर से मिलूँगा आपसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके।